18 अगस्त 1945। जगह ताइवान का ताइहोकू एयरपोर्ट। एक जापानीज बॉम्बर प्लेन उड़ान भरने की कोशिश करता है और कुछ ही पलों में जमीन पर आ गिरता है। एक आग का गोला बन जाता है। और फिर एक खबर फैलती है कि भारत का सबसे बड़ा विद्रोही, अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा सरदर्द सुभाष चंद्र बोस इस हादसे में मारे गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उस तथाकथित मौत का कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आया। कोई लाश नहीं मिली, कोई तस्वीर नहीं खींची गई। और जो गवाह थे उनके बयानों में मतलब जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल ये है कि एक शख्स की मौत पूरी दुनिया के लिए एक राष्ट्रीय रहस्य क्यों बन गई? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी की उन परतों को खोलेंगे जो अक्सर सरकारी फाइलों में दबी रह जाती हैं। और ये समझने के लिए कि वो रहस्य इतना गहरा क्यों है, हमें पहले उस इंसान को समझना होगा। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस विद्रोही सोच की नींव पड़ी। सुभाष का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां अंग्रेजी हुकूमत की सीधी पहुंच थे। हाँ, उनके पिता जानकीनाथ बोस एक बहुत बड़े सरकारी वकील थे। मतलब घर में अनुशासन था, पैसा था और एक आरामदायक जिंदगी की पूरी गारंटी थी। और यही बात तो सुभाष को और भी खास बनाती है ना। वो चाहते तो उस सिस्टम का हिस्सा बनकर बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकते थे। बिल्कुल। लेकिन उनके अंदर बचपन से एक सवाल था, एक बहुत ही बुनियादी सवाल, हम अपने ही देश में गुलाम क्यों हैं? और ये सवाल उन्हें आराम से बैठने नहीं दे रहा था। इसका पहला सबूत तब मिला जब वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। हाँ, वो प्रोफेसर ओटन वाला किस्सा। जी, एक अंग्रेज प्रोफेसर थे E.F. ओटेन, जो भारतीय छात्रों के साथ अक्सर अपमानजनक बर्ताव करते थे। उस दौर में किसी अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब था अपना पूरा करियर दांव पे लगा देना। और सुभाष ने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। और नतीजा? उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। देखा जाए तो ये सिर्फ एक कॉलेज की घटना नहीं थी, ये एक ऐलान था कि एक ऐसा नौजवान आ चुका है जो उस मानसिकता को चुनौती देने के लिए तैयार है जो मानकर चलती थी कि अंग्रेज श्रेष्ठ हैं। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला है। परिवार के दबाव में वो इंग्लैंड गए और इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की परीक्षा दी। और सिर्फ दी नहीं, चौथी रैंक से पास की। मतलब उस जमाने की IAS जैसी नौकरी। और फिर बस एक खत लिखकर छोड़ दी। हाँ, ये आज भी सोचना मुश्किल है। उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ लिखा था, मैं किसी ऐसी सरकार की नौकरी नहीं कर सकता जो मेरे देश को गुलाम बनाए हुए है। इस सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था। नहीं, ये एक वैचारिक स्टैंड था। और अंग्रेज सरकार को भी पहली बार समझ आया कि ये लड़का सिर्फ एक बागी छात्र नहीं है, ये एक भविष्य का खतरा है। बिल्कुल। यहीं से उनका नाम ब्रिटिश इंटेलिजेंस की फाइलों में मोटे मोटे अक्षरों में दर्ज हो गया। भारत लौटकर वो सीधे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, कांग्रेस में शामिल हुए। शुरुआत में गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। हाँ थे, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच मतभेद उभरने लगे। और ये सिर्फ छोटे मोटे मतभेद नहीं थे। नहीं, ये बहुत गहरे और बुनियादी मतभेद थे। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ तरीकों का नहीं बल्कि आजाद भारत की आत्मा का सवाल था। गांधी का भारत गांवों में बसता था, जो अहिंसा, संयम और ग्राम स्वराज से बनता। और बोस का नजरिया? बोस का नजरिया ज्यादा आधुनिक और औद्योगिक था। वो एक मजबूत केंद्रीयकृत सैन्य शक्ति वाले भारत की कल्पना कर रहे थे। तो ये लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं थी कि अंग्रेजों को कैसे भगाया जाए, बल्कि इस बात की भी थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत बनेगा कैसा। सही। गांधी जी का मानना था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। मतलब आजादी सिर्फ अहिंसा से ही मिलनी चाहिए। और बोस का तर्क था कि इतिहास गवाह है, कोई भी साम्राज्य बिना बल प्रयोग के अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। हाँ, उनका मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। अंग्रेज लाठियों से नहीं, बंदूकों से भागेंगे। और ये टकराव तब खुलकर सामने आया जब 1939 में वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े। और वो भी गांधी जी के अपने उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ। और जीत गए। ये गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। लेकिन जीत के बाद भी बोस ठीक से काम नहीं कर पाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो उस समय पार्टी की असली पावर सेंटर थी, और जिसमें गांधी के वफादार नेताओं का दबदबा था, बिल्कुल, वो उनके हर क्रांतिकारी प्रस्ताव को रोक रही थी। अध्यक्ष होते हुए भी बोस एक तरह से शक्तिहीन थे। और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर कांग्रेस ही छोड़ दी। तो कांग्रेस छोड़कर उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया कि अब वो अपने रास्ते पर चलेंगे और अंग्रेजों के लिए वो अब और भी बड़ा खतरा बन गए थे। बिल्कुल। और इसीलिए अंग्रेजों ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते ही उन्हें
कलकत्ता में उनके घर पर नजरबंद कर दिया। उन्हें लगा कि चलो अब ये काबू में है। लेकिन वो ये भूल गए कि सुभाष को दीवारों में कैद करना नामुमकिन था, और यहीं से कहानी में एक जासूसी फिल्म जैसा मोड़ आता है। ये ग्रेट एस्केप की कहानी तो सच में कमाल है। दुनिया को दिखाने के लिए वो हफ्तों तक बीमार रहने का नाटक करते रहे, दाढ़ी बढ़ा ली और किसी से मिलना जुलना एकदम बंद कर दिया। और फिर एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, वो एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धरकर अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ कार में बैठकर निकल गए। और घर के बाहर पहरा दे रही पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। वो गोमू पहुंचे, वहां से ट्रेन पकड़कर पेशावर, फिर पैदल और ट्रक से खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए काबुल। जरा सोचिए, उस वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी MI6 उन्हें पूरे भारत में ढूंढ रही थी, और वो उनकी नाक के नीचे से निकलकर अफगानिस्तान पहुंच चुके थे। ये सिर्फ हिम्मत की नहीं, बल्कि जबरदस्त प्लानिंग और रणनीति की भी कहानी है। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक खुली चुनौती थी, एक संदेश था कि तुम मुझे दीवारों में कैद कर सकते हो, लेकिन मेरे इरादों को नहीं। काबुल से वो सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे, और वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। हाँ, और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों से मदद लेना क्या ये नैतिक रूप से सही था? ये एक बहुत बड़ा जुआ था, और ये सवाल आज भी इतिहासकारों को बांटता है। बोस का तर्क साफ था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनका मानना था कि आज़ादी हासिल करने के लिए किसी भी ताकत की मदद ली जा सकती है। हाँ, लेकिन ये एक नैतिक और रणनीतिक दुविधा थी। क्या फांसीवादी ताकतों की मदद से मिली आज़ादी सही मायनों में आज़ादी होती? बोस का जवाब था हाँ, क्योंकि एक बार अंग्रेज चले जाएं तो हम बाकी चीजें देख लेंगे। जर्मनी से उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की और दिल्ली चलो का नारा दिया। और फिर एक और अविश्वसनीय सफर। बिल्कुल, एक जर्मन सबमरीन में बैठकर अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए मीलों समंदर के नीचे से वो जापान पहुंचे। और जापान पहुंचकर उन्होंने वो कर दिखाया जिसने ब्रिटिश राज की नींव ही हिला दी। उन्होंने राज बिहारी बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज यानी INA की कमान संभाली। इसमें हजारों भारतीय सैनिक थे जिन्हें जापानियों ने युद्धबंदी बनाया था। सुभाष ने उन निराश सैनिकों में एक नई जान फूंक दी, उन्हें एक नया मकसद दिया, भारत की आज़ादी। और ये कोई मामूली सेना नहीं थी, इसमें महिलाओं की अपनी एक लड़ाकू रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट। ये उस दौर के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। और यहीं पर उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा के रास्ते भारत पर हमला किया और इम्फाल कोहिमा तक पहुंच गई। भले ही सैन्य रूप से उन्हें पीछे हटना पड़ा, और मित्र देशों की हवाई ताकत के आगे वो टिक नहीं पाए, लेकिन इस लड़ाई का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था। अंग्रेजों को पहली बार ये एहसास हुआ कि जिन भारतीय सैनिकों के दम पर वो पूरी दुनिया पर राज करते थे, अब वो उनके वफादार नहीं रहे। ये डर ही शायद भारत की आज़ादी का एक बड़ा कारण बना। और अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 18 अगस्त 1945 जापान सरेंडर कर चुका था, INA हार चुकी थी। और फिर खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। और यहीं से रहस्य की परतें और गहरी होने लगती हैं। बिल्कुल, पहली थ्योरी तो यही सरकारी कहानी है, विमान दुर्घटना की। लेकिन इस पर यकीन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सबूत बेहद कमजोर हैं। कोई डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ, कोई तस्वीर नहीं है, और खुद जापान के अधिकारियों ने बाद में माना कि उस दिन ताइहोकू में कोई विमान हादसा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो फिर दूसरी थ्योरी क्या कहती है? घटना की कहानी बोस ने खुद रची थी ताकि वो अंग्रेजों और अमेरिकियों की पकड़ से बचकर निकल सके। और इस थ्योरी के मुताबिक वो पहुंचे कहाँ? रूस। उन्हें उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट सोवियत संघ साम्राज्यवादी ब्रिटेन के खिलाफ उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद नहीं। माना जाता है कि स्टैलिन ने उन्हें एक बोझ समझा और साइबेरिया की किसी जेल में कैद कर दिया, जहां गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई। और एक तीसरी थ्योरी भी है जो सालों तक भारत में चर्चा का विषय रही, गुमनामी बाबा की। हाँ, इस थ्योरी का दावा है कि नेताजी कभी मरे ही नहीं, वो आजादी के बाद भेष बदलकर भारत लौट आए थे। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या और फैजाबाद में
एक साधु के रूप में रह रहे थे। ये सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद उनके सामान से जो चीजें मिली, जैसे दुर्लभ तस्वीरें, विदेशी सिगार, रोलेक्स घड़ी और नेताजी के परिवार से जुड़े पत्र, वो चौंकाने वाली थी। हाँ, कुछ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी माना कि उनकी लिखावट नेताजी से मिलती थी, हालांकि इसे कभी निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सका। और एक चौथी सबसे विस्फोटक थियरी भी है, एक राजनीतिक साजिश की। हाँ, और ये थियरी एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल पूछती है। क्या? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आजादी के बाद भारत की नई सरकार के लिए नेताजी की वापसी एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती थी। उनकी लोकप्रियता जबरदस्त थी और उनका नजरिया मौजूदा नेतृत्व से बिल्कुल अलग था। तो क्या ये संभव है कि उनकी वापसी को राजनीतिक रूप से सुविधाजनक नहीं माना गया और उनके रहस्य पर पर्दा डाले रखना ही बेहतर समझा गया? सरकार ने इस मामले पर 3 जांच आयोग बनाए, शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन। पहले दो ने तो विमान दुर्घटना की थ्योरी को मान लिया, लेकिन 2005 में जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि नेताजी की मौत उस विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। और सरकार ने क्या किया? संसद में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को बिना किसी ठोस कारण के खारिज कर दिया। दशकों तक नेताजी से जुड़ी फाइलों को गोपनीय बताकर दबाए रखा गया। सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना ही साफ था तो इतना कुछ छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन फाइलों में ऐसा क्या था जिसका डर था? तो इस सब का मतलब क्या निकालें? नेताजी की कहानी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि शायद सच को दबाने की और इतिहास को अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखने की भी कहानी है। शायद वो उस दुर्घटना में मारे गए, शायद वो रूस की जेल में खो गए, या शायद वो भारत में ही गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात तय है। क्या? सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऐसी आग जो गुलामी की जंजीरों को किसी भी कीमत पर तोड़ देना चाहती थी। और विचार कभी मरते नहीं। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, अगर किसी नेता के विचार एक साम्राज्य को चुनौती देने के लिए काफी शक्तिशाली हों, तो क्या वही विचार उस साम्राज्य के जाने के बाद भी एक खतरे के रूप में देखे जा सकते हैं? ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है और किसकी कहानियों को पूरी तरह से बताने की इजाजत दी जाती है।